6.1%। अभी तक हमने सरकार में संस्थागत स्तर पर नीति निर्मित करने और सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर नीति को आकार प्रदान करने के बारे में अध्ययन किया। सरकार संस्थाओं और सामाजिक राजनीतिक स्तर के नेताओं के बीच गहन अंतःक्रिया के बाद एक भारतीय विदेश नीति निर्मित हुई। नीति प्रक्रिया से उपजा विदेश नीति रूपी उत्पाद वह ठोस नीति है जो किसी भी विदेशी राष्ट्र अथवा विदेशी नीति संबंधी मुद्दे का दिशा निर्देश करती है। स्वतंत्रता के पश्चात पिछले 50 वर्षों में नीति प्रक्रिया का परिणाम क्या रहा? भारत में साधारण नागरिक से लेकर प्रधानमंत्री और विदेश में विदेशी सरकारी अधिकारियों से लेकर सिविल जनता इन्फॉर्म पब्लिक तक सभी उपनिरपेक्ष नीति के रूप में भारत की विदेशी नीति का वर्णन करते हैं। लेकिन आज भी वैकल्पिक नीति की रूपरेखा न होने के कारण भारतीय राजनीतिक वर्ग उपनिरपेक्षता के ढांचे में भारतीय विदेश नीति का वर्णन करते हैं। इस इकाई में हम यह जानेंगे कि स्वतंत्रता की अवधि के दौरान उपनिरपेक्ष नीति कैसे बदल हुई, इसने किस प्रकार कार्य करना शुरू किया और इसने कैसे प्रतीक। इस इकाई में विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ साथ भारत से अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण भी किया जाएगा। 6.2 निर्माणात्मक वर्षों में नेहरू के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति उन्नीस सौ सैंतालीस में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन से आजादी मिलने के बाद ही प्राप्त किया। नवस्वतंत्र भारत विश्व के मामलों में कूद पड़ा जब दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का बाह्य विदेशी वातावरण था तथा दोनों महाशक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध में विजित पक्ष की ओर थी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता से पहले ही सितंबर 1946 में नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार नियुक्त कर दी गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दुविधा में थे। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वह व्यक्तिगत रूप से मार्क्सवादी विचारधारा और आकृष्ट थे। लेकिन किसी भी एक ग्रुप के साथ मिल जाने का अर्थ था हाल ही में विजित आजादी को खो देना। भारत की निर्णय लेने की स्वतंत्रता को खो देने वाला छोटा सा भी प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इस प्रकार उन्होंने इन दोनों शक्ति गुटों से भारत को दूर रखने का और स्वतंत्र विदेशी नीति को अनुसरण करने का निर्णय लिया। यह नीति गुटनिरपेक्ष नीति कहलाई। नई दिल्ली से 7 सितंबर 1946 में किए गए एक प्रसारण में नेहरू ने नीति की आधारभूत रूपरेखा निर्मित की जिसमें उन्होंने विदेशी नीति के कुछ लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस समय तक आजादी की घोषणा नहीं थी और वह केवल अंतरिम प्रधानमंत्री ही थे। उनके लक्ष्यों में शामिल थे उपनिवेशवाद और जातिवाद को समाप्त करना, शक्ति गुटों से आजादी तथा चीन और एशियाई पड़ोसी राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। नेहरू के शब्दों में हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी नीति के साथ एक मुक्त राष्ट्र के रूप में पूरी तरह से भाग लेने में दिलचस्प है, न कि हमें अन्य राष्ट्र के अनुगामी मात्र के रूप में हमारी विशेष रूप से औपनिवेशिक और आजाद देशों और लोगों के उत्थान मुक्ति और सभी प्रजातियों के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप में समान अवसरों को मान्यता देने में दिलचस्पी है। इस प्रकार किसी भी सैनिक गुट के साथ गुटनिरपेक्षता नेहरू की उस दुविधा का उत्तर था जिसका सामना स्वयं नेहरू और राष्ट्र ने किया। नेहरू की ओर से गुटनिरपेक्षता एक बौद्धिक तख्ता पलट राज्य परिवर्तन इंटेलेक्चुअल कूप था। एक तरह से यह इतिहास से प्राप्त सीख थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने 1796 में अपने कार्यालय में अपने कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय अपने देशवासियों से कहा, विदेशी विश्व के किसी भी भाग के साथ स्थायी गठबंधन से बचकर रहना हमारी वास्तविक नीति है। इसके बजाय यह इस तथ्य के पक्षधर थे कि नया गणराज्य सभी राष्ट्रों के प्रति यथोचित और मित्रतापूर्ण भावनाएं को बनाए। प्रारंभिक स्तर पर नेहरू का गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय किसी भी सैनिक गठबंधन के साथ बंधना नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा सैनिक समझौता की गई। अमेरिका ने उत्तरी एटलांटिक संधि संगठन नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो को बढ़ावा दिया। इसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा समझौता किया। विश्व स्तर पर सैनिक समझौते इन दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का परिणाम थे। इन दोनों महाशक्तियों ने एशिया और अफ्रीका में नवस्वतंत्र राष्ट्रों को आकृष्ट करने के लिए क्षेत्रीय गठबंधन समझौतों को बढ़ावा दिया। दूसरे गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय विश्व की राजनीति में तटस्थ व्यक्तियों या राष्ट्रों का समुदाय नहीं था। तटस्थता अपना जो अर्थ अथवा महत्व रखती है वह युद्ध के समय में वास्तव में संगत है, लेकिन गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक सोच विचार है। इसका अभिप्राय है भारत ने अपने हितों की प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की आजादी को बनाए रखा। भारत में किसी एक राष्ट्र का समर्थन करने के लिए कोई पूर्व प्रतिबद्धता नहीं थी। इस प्रकार 1950 के दशक में अमेरिका ने भारत के पड़ोसी राज्यों में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन सीएटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो को बढ़ावा दिया। ये दोनों संगठन सोवियत संघ से आने वाले साम्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए थे। लेकिन भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन संधि संगठनों का इसलिए सदस्य बना था कि यह भारत के विरुद्ध लड़ने के लिए अमेरिका से सैनिक सहायता प्राप्त कर सके।
इन संधियों में पाकिस्तान की सदस्यता से शीत युद्ध भारत के द्वार पर आ गया और इससे भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गए। सैनिक संधियों की सदस्यता के कारण अमेरिकी शस्त्र और समर्थन से भारत अमेरिका के संबंध भी पेचीदा हो गए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद (ACC) कश्मीर मुद्दे पर दिखाए गए प्रश्न से बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आया। पंडित नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनकी न्याय भावना पर बहुत मैंने में जम्मू और संकट को सुरक्षा परिषद में ले गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कश्मीर एक ऐसा विषय बन जाएगा जिसे शीत युद्ध के दायरे प्रिज्म से देखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध समाप्ति का आदेश दिया और पाकिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने को कहा। तब भारतीय प्रधानमंत्री ने जनमत प्लेबिसाइट कराने का आश्वासन दिया था ताकि यह फैसला लिया जा सके कि कश्मीरी भारत में रहने के इच्छुक हैं या पाकिस्तान जाने की इच्छा रखते हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र की संघ निष्पक्षता के प्रति नेहरू का वह विश्वास सामने आ गया था। लेकिन व्यावहारिक रूप में यह मुद्दा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विश्वव्यापी शीत युद्ध में उलझ गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जब यह मुद्दा शीत युद्ध प्रतिबंधिता का हिस्सा बन गया, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने सैनिक संधि के सहारे समय समय पर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाना शुरू कर दिया। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को आक्रामक घोषित करने और हमले न करने के लिए कहने की बजाय भारत पर राजनीतिक रूप से दबाव डालने के लिए इस मुद्दे को एक साधन बनाए रखा। नेहरू ने भारतीय गणतंत्र को राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाकर राष्ट्रमंडल के साथ घनिष्ठ मैत्री संबंधों को बनाए रखा। लेकिन ब्रिटेन की कश्मीर संकट को हल करने में दिलचस्पी नहीं थी। जम्मू कश्मीर के विवाद को सुलझाने में जो अन्य शक्ति भारत की मदद कर सकती थी वह थी अमेरिका। लेकिन 1949 में इस देश में किए जाने वाले प्रथम दौरे में नेहरू ने तत्कालीन विदेश मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन एचेसन को निराश किया। डीन एक्सन ने अपने संस्मरणों में बताया, अंततः जब मैंने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि कश्मीर समस्या के व्यावहारिक हल के लिए खुलकर बातचीत करके मेरी मदद करें, लेकिन मुझे जनता को दिए जाने वाले भाषण और उनमें नेहरू में अपने विपक्ष के प्रति रोष और अत्यधिक नापसंदगी की भावना की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। मुझे विश्वास हो गया कि नेहरू और मेरे बीच सुखद अच्छे व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं होंगे। एक्सन के उत्तरवर्ती जॉन फॉस्टर डल्स भी भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं थे। तब तक उल्लस पेट्रोमैनिया के प्रभाव में थे और सैनिक गठबंधनों को बढ़ावा दे रहे थे। यह भी चाहते थे कि अमेरिका द्वारा प्रोत्साहित सैनिक गठबंधन में भारत भी सहभागी हो। यह तो स्पष्ट ही है कि नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति इसके विरुद्ध थी। आर्थर उल्लस ने कहा कि गुटनिरपेक्षता अनैतिक है क्योंकि नास्तिक साम्यवाद के विरुद्ध यह दृढ़ निर्णय लेने में असफल रहा। इन परिस्थितियों में सोवियत संघ भारत के बचाव में आगे आया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो दशा हुई, उसके फलस्वरूप सोवियत संघ को गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के साथ मित्रता करने का अवसर दिखाई दिया। अमेरिका अंग्रेजों की छूट डाली और शासन करों की नीति से प्रभावित था। उस प्रारंभिक अवस्था में अमेरिका ब्रिटेन की पूर्व निवेशों से संबंधित मुद्दों पर उसके साथ था। इस प्रकार जब अमेरिका और इंग्लैंड जैसी पश्चिमी शक्तियों ने कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के पक्ष में मत देना प्रारंभ किया, तब सोवियत संघ ने शीत युद्ध की राजनीति से भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए अपने निषेधाधिकार नीति का प्रयोग किया। 6 फरवरी 2001 गुटनिरपेक्षता में झुका। पश्चिमी शक्तियों द्वारा भारत को अपमानित करने के प्रयासों से छुटकारा पाने में सोवियत संघ ने भारत की मदद की। कोई भी अपने उस मित्र की निंदा नहीं करता जो उसके बचाव में आता है। लोगों के व्यक्तिगत मामलों में तो यह मानक लागू होती ही है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी यही मानक लागू होता है। हंगरी में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप पर 1956 में सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान इस सिद्धांत का परीक्षण हुआ। यह हंगरी में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण में हंगरी में चुनाव कराए जाने चाहिए, ऐसी ही मांग कश्मीर में चुनाव कराने के लिए भी की जा सकती थी। लेकिन सत्य यह है कि भारत ने सैनिक हस्तक्षेप का विरोध तो किया, लेकिन उन्हें विश्व की राय नहीं मिल पाई। थॉमस
वैली ने अपनी पुस्तक ए डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ द अमेरिकन पीपुल में कहा कि भारत जैसे तटस्थ राज्य सोवियतों की क्रूरता के विरुद्ध असहमति व्यक्त करने के लिए आगे नहीं आया। 6 फरवरी 2002 भारत चीन सीमा युद्ध। भारतीय विदेशी नीति में अगले प्रमुख संकट के दौरान अक्टूबर 1962 में चीन हमले की पृष्ठभूमि में गुटनिरपेक्षता की शक्तियों एवं कमजोरियां भी सामने आई। चीन के साथ शांति एवं भारत की मित्रता भारतीय विदेश नीति की आधारशिला थी। इस नीति को प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने मित्र और तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन की सहायता से निर्मित और निष्पादित किया था। वास्तविकता यह है कि इन दोनों व्यक्तियों ने कभी भी नहीं सोचा था कि उन्हें कम्युनिस्ट देश चीन से कोई खतरा हो सकता है। को स्वीकार करके 1954 में तिब्बत पर चीन के दावे को मान लिया। भारत ने चीन से किसी भी प्रकार की आपसी रियायतों को प्राप्त किए बिना तिब्बत में अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों को छोड़ दिया। तिब्बत से भारतीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करके इस दिशा में पहला कदम चीन द्वारा उठाया गया। तिब्बत चीन के भूभाग का अभिन्न हिस्सा है। चीन की इस घोषणा के साथ चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में छाए मारने कर दिए। भारत चीन मैत्री की नीति को जारी रखते हुए भारत ने 23 मार्च 1951 में चीन तिब्बत समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण तिब्बत के मार्ग पर स्थायी रूप से मुहर लग गई। तभी से चीन की सैनिक टुकड़ियां भारत, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उससे जुड़े भागों में तैनात है, जबकि भारत ने दक्षिण सीमाओं में शताब्दी से तैनात अपनी सेना, डाक, वाणिज्य, टेलीफोन और तार सेवाओं और उपकरणों को वहां से हटा लिया। चीन को शांत करने के लिए नेहरू ने 1954 में चाओ एन लाई के साथ पंचशील 5 चीन की सैनिक कार्रवाइयों के बावजूद नेहरू ने 1957 में संसद को बताया कि भारत का चीन या सोवियत संघ के साथ किसी भी प्रकार का सैनिक द्वंद्व होने का बिल्कुल अंदेशा नहीं है। भारत की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि उस पर आक्रमण करना आसान नहीं होगा। 2 वर्षों के भीतर 1959 में चीनी सेनाओं ने तिब्बत को हथिया लिया और चीनी आक्रमण से बचने के लिए दलाई लामा को अत्यधिक खतरनाक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण यात्रा करनी पड़ी। 3 वर्षों के बाद अक्टूबर 1962 में चीन ने भारतीय सेनाओं को परास्त करके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया और भारत की सीमा मोर्चेबंदियों को निरस्त कर दिया। अमेरिका के राजदूत जॉन कैनेथ गैल्बरैग ने एम्बेसडर्स जर्नल में चीन के आक्रमण का विरोध करते हुए भारत की निस्सहायता का इन शब्दों में वर्णन किया: उनकी भारत की वायुसेना बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं थी। से मदद मांगी होती तो अक्टूबर 1962 में चीनी चुनौतियों का सामना करने में अमेरिका की मदद ज्यादा प्रभावशाली और बड़ी हो सकती थी। इससे गुटनिरपेक्षता को एक सही छवि मिलती, जिससे यह सिद्ध हो जाता कि गुटनिरपेक्षता ने एक देश को दूसरे देश की तब सहायता लेने दी जब उसकी सुरक्षा खतरे में थी, बजाय इसके कि भारत सदैव एक ही महाशक्ति अर्थात सोवियत संघ की ओर प्रवृत्त होता। निश्चित रूप से इतिहास के काफी प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है।
लेकिन इससे भारत गणराज्य के निर्माणात्मक कोशों में भारतीय विदेशी नीति की सीमाओं का पता चलता है। नेहरू का मैत्री द्वारा बचाव के सिद्धांत पर विश्वास चीन के समक्ष असफल रहा। सभी भारतीयों की नेहरू की विदेशी नीति की असफलता से बड़ी हैरानी थी। नेहरू का स्वयं का जम दूर हो गया। जनवरी 1966 में ताशकंद में ही शास्त्री की मृत्यु हो गई। भारत की विदेशी नीति में शास्त्री को उनके द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तन के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर ज्यादा ध्यान देने की बजाय अपने रुख को मोड़कर भारत के नजदीकी पड़ोसी देशों की घटनाओं की दिशा में ज्यादा ध्यान दिया। नेहरू के व्यक्तित्व ने ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रमुख भूमिका निभाने के संबंध में सोचने के लिए प्रेरित किया। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका तत्कालीन संसाधन जितनी अनुमति देते हैं उससे भी बहुत बड़ी को अनुभव किया। उन्होंने 1955 में बांडुंग, इंडोनेशिया सम्मेलन में एक प्रमुख भूमिका अदा की। नेहरू ही नवस्वतंत्रता प्राप्त कम्युनिस्ट चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई से कच्छ के रण में विवाद पैदा हुआ। इस विवाद पर परस्पर सहमति द्वारा विभाजन अर्थात मध्यस्थता आर्बिट्रेशन के लिए कहा गया। कच्छ का रण पश्चिमी पाकिस्तान और गुजरात को बीच एक दलदली भूमि है। पाकिस्तान के अनुसार यह क्षेत्र एक झील थी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झील के बीच में एक सीमा होनी चाहिए। दूसरी ओर भारत का दावा था कि यह एक दलदली भूमि है और सिंध और भारत के बीच सीमाएं भलीभांति अंकित की गई थीं। लेकिन पाकिस्तान इस क्षेत्र में 1956 से घुसपैठ कर रहा था। इस क्षेत्र को लेकर 1965 में इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन के हस्तक्षेप से इस समझौते पर पहुंचे कि यदि प्रधानमंत्री शास्त्री के समक्ष जो अन्य मुख्य संकट आया वह था 1965 का भारत पाक युद्ध। इस युद्ध की कार्यप्रणाली 1947 से 48 में हुए प्रथम युद्ध जैसी ही थी। भारत की कमजोरी तथा भारत के विरुद्ध कश्मीरियों के बढ़ते हुए विद्रोह की आशा दोनों ने अयूब खां को भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए प्रेरित किया। इस युद्ध में पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के कुछ भूभाग पर कब्जा करने में सफल रहा, जबकि भारतीयों ने दूसरी सीमा लाहौर की ओर बढ़ने के लक्ष्य को चुना। उस समय अमेरिका वियतनाम के साथ अपने युद्ध में व्यस्त था। इसलिए जॉनसन प्रशासन दोनों देशों के विरुद्ध हथियारों पर निषेध लागू करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि दोनों देश युद्ध में प्रधानमंत्री की काफी सौदेबाजी और विचार विमर्श बहस के बाद युद्ध करने वाले दोनों देशों के नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौते के तहत भारतीय सेना द्वारा अपने कब्जे में किए गए क्षेत्रों को पाकिस्तान को वापस करना था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया। 6.4 श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल। लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। पंडित नेहरू के बाद देश की प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती गांधी का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था। 1970 के चुनावों के बाद श्रीमती गांधी देश में अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर पाई। चाहे किसी भी दृष्टि तानाशाह याजगाचों को अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन चालाक भुट्टो नहीं चाहते थे कि कोई बंगाली पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। याह्या खां भी बांग्लादेशी के हाथ में सत्ता देने के इच्छुक नहीं थे। सत्ता हस्तांतरित करने की बजाय याह्या ने सैनिक शासन मार्शल लॉ लगाकर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खोन को गवर्नर राज्यपाल नियुक्त कर दिया और मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना भेज दी। अवामी पार्टी के लोकप्रिय नेता मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया। इस सैनिक तानाशाही को बांग्लादेशी मुसलमान और हिंदू शरणार्थियों के रूप में पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से कलकत्ता में आ गए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को भोजन आदि देना भारत पर एक आर्थिक दबाव था और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखना भी एक समस्या बन गई थी। राजनीति के खेल में निपुण श्रीमती गांधी ने हुई मानव त्रासदी के बारे में नेताओं को सूचित करने के लिए पश्चिमी देशों का दौरा किया। उस समय अमेरिका गुप्त रूप से चीन के साथ संबंध स्थापित करने के लिए राह बनाने में व्यस्त था, जिसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी समय श्रीमती गांधी सेना को सैनिक हस्तक्षेप के लिए तैयार रहने को भी कह चुकी थी। सेना चाहती थी कि यह हस्तक्षेप सही क्योंकि हिमालय की घाटियों पर बर्फ गिर जाएगी और पाकिस्तान का मित्र देश चीन इस संकट में सैनिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। भारत पर पहले से ही अधिकार करने और भारत को अपनी सेनाएं पश्चिम की ओर बढ़ाने के लिए विरोध करने हेतु पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1969 में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने व्यापक रूप से युद्ध में हस्तक्षेप किया। युद्ध का परिणाम यह रहा कि युद्ध पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के पक्ष में समाप्त हुआ और एक आजाद देश के रूप में बांग्लादेश का आविर्भाव हुआ। भारतीय सेना उस समय पराकाष्ठा पर भी जब उन्होंने युद्ध में 90,000 से भी अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के समर्पण को स्वीकार किया। पाकिस्तान के मित्र देश विशेष रूप से अमेरिका युद्ध में भारतीय विजय से परेशान हो गए क्योंकि भारत की विजय को उन्होंने सोवियत संघ की विजय के रूप में देखा। निक्सन के संस्मरणों के अनुसार यह भारत के हाथों पश्चिम पाकिस्तान को नष्ट होने से बचाना चाहते थे। इस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्होंने परमाणु युद्धपोत इटाइज को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने के लिए कहा। सुनियोजित चाल में सोवियत संघ ने अपने परमाणु युद्धपोत को अमेरिका युद्धपोत का पीछा करने के लिए भेजा। युद्ध में सोवियत संघ भारत का प्रमुख समर्थक था और यह भारत की निंदा करने और उसे पूर्वी पाकिस्तान से अपनी हथियारबंद सेनाओं को हटाने के लिए कहने से संबंधित अमेरिकी प्रस्तावों को अस्वीकृत अमान्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति का अक्सर प्रयोग करता। 6 अप्रैल 2001 भारत सोवियत शांति और मैत्री संधि 1971 गुटनिरपेक्ष के चलते नेहरू कार्यकाल के दौरान सोवियत समर्थक झुकाव पहले से ही स्थापित हो चुका था। 1970 का दशक ऐसा था जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ के लिए शक्ति बल सहानुभूति बन चुका था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य के रूप में क्यूबा ने तो यह विचार भी प्रस्तावित किया कि सोवियत संघ गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का स्वाभाविक मित्र देश है। क्यूबा का हवाना में 1979 में हुए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान यह विचार था। इस अवधि के दौरान यह झुकाव भारत सोवियत संबंधों का प्रमुख प्रमाण बन गया। 1971 को बांग्लादेश युद्ध से पूर्व भारत ने सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
संधि के अंतर्गत यदि दोनों देशों में से किसी भी देश को सैनिक चेतावनी का सामना करना पड़ता है तो उस हालात में दोनों तत्काल परस्पर परामर्श करेंगे और समुचित प्रभावशाली तरीके अपनाएंगे। संधि में सोवियत संघ ने भारत की गुटनिरपेक्षता के प्रति सोवियत संघ की स्वीकृति व्यक्त की। हालांकि अमेरिका द्वारा इस संधि की आलोचना की गई क्योंकि उसने इसे भारत की गुटनिरपेक्षता के अंत के रूप में देखा। लेकिन यह संधि भारत का तत्कालीन परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य का जवाब था। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, इसलिए इस सिद्धांत के आधार पर भारत के विरुद्ध होने के कारण पाकिस्तान और चीन 1962 से एक दूसरे के मित्र बन गए। अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान का मित्र था और सैनिक गठबंधन उनके संबंधों को मजबूत किए हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन के साथ संबंध बनाने के लिए क्रियाशील थे और इसका लक्ष्य सोवियत संघ की शक्ति को संतुलित करना था। 6 अप्रैल 2002 शिमला समझौता 1971 के भारत-पाक युद्ध की समाप्ति श्रीमती गांधी और श्री भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुई। समझौते वो तहत दोनों देशों ने अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से द्विपक्षीय वार्ताओं के जरिए निपटाने का करने की पाकिस्तान में क्षमता नहीं है। विरोधी दल विशेष रूप से तत्कालीन जनसंघ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का पूर्वगामी रूप ने शिमला समझौते की कड़ी आलोचना की। अप्रैल 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने संकेत किया कि श्रीमती गांधी और श्री भुट्टो ने बीच गुप्त और मध्यरात्रि सीक्रेट एंड मिडनाइट समझ के बाद ही समझौता हो पाया। 6 अप्रैल 2003 1974 का परमाणु परीक्षण। राष्ट्र को प्रमुख शक्ति की राह पर ले जाने के श्रीमती गांधी के दृढ़ निश्चय के लिए भी भारत उन्हें याद रखेगा। सत्ता शक्ति के प्रति पंडित नेहरू का दृष्टिकोण आदर्शवादी था, लेकिन श्रीमती गांधी काफी हद तक यथार्थवादी थी। 1966 में लोकसभा में कहा कि थोड़े ही समय में भारत में परमाणु क्षमता को अर्जित करने की क्षमता है। स्पष्ट रूप से 1964 के उत्तरार्ध में प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री ने बम डिजाइन पर काम करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग को अधिकार दे दिया था। श्रीमती गांधी द्वारा कराया गया परीक्षण भारतीय परमाणु क्षमता को दर्शाने के लिए था, हालांकि इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की कहा गया। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत को पश्चिम पाकिस्तान पर हमला करने से रोकने के लिए भारत को धमकाने हेतु अमेरिका ने अपनी परमाणु शक्ति इंटरप्राइज का प्रयोग किया था। इससे पहले राष्ट्रपति निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर जब भारत में थे तो उन्होंने भारतीय नीति निर्माताओं को साल के प्रधानमंत्री बने। उस समय श्रीमती गांधी बहुत थोड़े समय के लिए सत्ता से बाहर रही। जनवरी 1980 में श्रीमती गांधी ने दोबारा उनका स्थान लिया। जनता पार्टी के अधीन इन दो गैर कांग्रेसी सरकारों का राष्ट्र की विदेश नीति के विकास में कोई ज्यादा योगदान नहीं रहा। भले ही उन्होंने भारतीय गुटनिरपेक्षता में सोवियत संघ के प्रति झुकाव को सही करने का वादा किया और इसे एक असली गुटनिरपेक्ष बनाया, लेकिन कुछ भी उल्लेखनीय घटित नहीं हुआ। दिसंबर 1979 में जब राष्ट्र चुनाव प्रक्रिया से गुजर रहा था तब सोवियत संघ ने अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित गुटनिरपेक्ष देश अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप किया। उस समय प्रमुख विदेशी नीति
प्रश्नों पर संदेह का कोई कारण ही नहीं है, विशेष रूप से सोवियत संघ जैसे मित्र देश से, जिससे हमारे घनिष्ठ संबंध हैं। यह कथन पूरी तरह से सोवियत संघ के पक्ष में था, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश सोवियत और दूसरे धर्मनिरपेक्ष देश के बारे में ऐसा वक्तव्य दे रहा था। यह कथन सोवियत संघ के विघटन के बाद भी भारतीय धर्मनिरपेक्ष नीति को मुश्किल में डालने वाला कथन था। तत्कालीन सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने की बजाय यह इस तथ्य को प्रतिबिंबित कर रहा था जो श्रीमती गांधी के विचारों से मेल खाता था। प्रचार के दौरान श्रीमती गांधी ने फ्रांस के यूरोप रेडियो स्टेशन कराना चाहता था कि राष्ट्र के जीवन में अपमान का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, यह अनुभव 1988 में हुआ, क्योंकि भारत सोवियत के विरुद्ध अमेरिका के साथ सहयोग करने को सहमत नहीं था, इसलिए अमेरिका ने सहायता के लिए अपना रुख पाकिस्तान की ओर किया। पाकिस्तान $7.4 बिलियन की कुल सैनिक और आर्थिक सहायता के पैकेज पर अफगानिस्तानी गरीबों को हथियार बनने के लिए एकदम सहमत हो गया। इससे यह क्षेत्र जिहाद के नाम धार्मिक कट्टरपन वाला आतंकवाद केंद्रित आतंकवादी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। 6.5 राजीव गांधी और श्रीलंका की स्थिति बदतर थी। इससे पहले राजीव गांधी ने उत्तर में जापान में घेरे गए तमिलों को मानवीय सहायता प्रदान करने में भारत की रुचि दिखाई थी, क्योंकि श्रीलंका सरकार इस क्षेत्र में आर्थिक नाकाबंदी लागू कर चुकी थी। उन्होंने 20 लाखों से अनाज भेजा, लेकिन श्रीलंकाइयों ने इस आपूर्ति को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की अनुमति नहीं दी। 8 जून 1987 में भारतीय वायुसेना ने लोगों के लिए अनाज पर उतर के गिराया। इससे राष्ट्रपति जयवर्धने को यह स्पष्ट हो गया कि उसे भारत द्वारा दर्शाए गए उद्देश्य पर गंभीरतापूर्वक सोचना होगा। बदले में आतंकवादियों द्वारा शांतिपूर्ण जीवन स्वीकार करने से उत्तर एवं पूर्व में तमिल प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के बीच प्रांतीय चुनाव कराने और शक्तियों के हस्तांतरण को समझौते में स्थान दिया गया। लेकिन दलों के बीच अविश्वास के कारण समझौता सुचारू रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाया। तमिलों ने भारतीय शांति सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को बेशुमार लोगों को मारने वाली सेना इनोसेंट पीपल किलिंग फोर्स के रूप में देखा। तमिलों और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री प्रेमदासा दोनों की ओर से यह मांग श्रीलंका से भारतीय सैन्य हटाएगा। राजीव गांधी के बाद के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भारतीय शांति सेना को हटा दिया। इस कार्य में भारत ने अपनी प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि 1000 से अधिक भारतीय सैनिकों को भी खोया। इस विवाद में दुर्भावना की प्रबलता थी, इसलिए ने मानव बम तैयार करके 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी। बाद में यही ताकतें राष्ट्रपति प्रेमदासा की हत्या के लिए भी उत्तरदायी रही। 6.6 नरसिम्हा राव 1991 से 1996। नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल की अवधि पूरी करने और विदेशी नीति को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। वे कांग्रेस दल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो नेहरू गांधी परिवार के नहीं थे और 5 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से वैश्विक अर्थव्यवस्था का आर्थिक समायोजन एक प्रमुख समस्या थी। उदारीकरण, निजीकरण और सार्वभौमिकरण को अपना करके अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सचेत नीति निर्माण के रूप में ऐसा नहीं किया गया। जब राज सरकार सत्ता में आई तब भारत भुगतान संतुलन प्रतिकूल था और केवल मात्र 2000 से 2400 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी जो केवल 7 दिनों के आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी। 6.7 भारत अमेरिका संबंध। आर्थिक रूप से कमजोर सरकार में हमेशा विदेशी दबाव में आने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
इस स्थिति का विश्व की एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सबसे अधिक फायदा उठाया गया। अमेरिका ने रात पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वे भारतीय बाजार को कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार आदि वो क्षेत्र में अमेरिकी प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से खोल दें। भारत अमेरिका के दबाव में आ गया और उसे अपने परमाणु कार्यक्रम बंद करने पड़े। अमेरिकी दबाव के कारण भारत को मजबूर होकर 1995 के लिए अपनी परमाणु परीक्षण योजना छोड़नी पड़ी। भारत बराबर यह बयान देता रहा था कि वह अपने परमाणु विकल्प बनाए रखना चाहता है, जो शीत युद्ध के अंत से कठिनतर होता जा रहा था। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सी और एक को सह प्रायोजित करने में अमेरिका से हाथ मिला लिया। यह सामान्य ज्ञान की बात थी कि यदि आप परमाणु शक्ति संपन्न राज्य बनने का विकल्प रखना चाहते हैं तो बिना परीक्षण किए आप ऐसा नहीं कर सकते। राव के शासनकाल में भारत ने 1995 में पोखरण में परीक्षण करने का प्रयास किया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि अमेरिका को इसका पता चल गया और इसलिए राव को यह कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। 6.8 विदेश नीति विकास का सरकार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए। वे एक बहुदलीय सरकार के नेता थे जिसमें 13 राजनीतिक दल शामिल थे, परंतु यह सरकार 10 महीनों से ज्यादा नहीं टिक सकी। अक्टूबर 1999 में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए सरकार दोबारा सत्ता में आ गई। यह पहली बहुदलीय सरकार है जो लगभग 4 वर्षों तक सत्ता में टिकी रह पाई है। 6 अगस्त 2001 परमाणु हत्या। इन 10 महीनों के दौरान इस सरकार की विदेश नीति का मुख्य आग्रह परमाणु शस्त्र क्षमता विकसित करने और पाकिस्तान से साथ संबंध सुधारने की दिशा में प्रयास करने का था। भारतीय जनता पार्टी भारत के परमाणु शस्त्र शक्ति बनने की महान प्रवक्ता थी। जब यह पार्टी सत्ता में आई, इसने परमाणु शस्त्र परीक्षण करने की योजना बनाई ताकि भारत अपनी स्थिति की एक परमाणु शस्त्र राज्य के रूप में घोषणा कर सके। 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण करके समूचे विश्व को चकित कर दिया। 13 मई को दी और परीक्षण किए गए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि भारत एक परमाणु शस्त्र राज्य है और उन्होंने यह भी घोषित किया कि अब भारत कोई और परीक्षण नहीं करेगा क्योंकि सभी आवश्यक आंकड़े डाटा एकत्र किए जा चुके हैं। वाजपेयी ने कहा कि भारत केवल न्यूनतम परमाणु निवारक स्थेगा। भारत 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में और बाद में 1995 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे परमाणु शस्त्र परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था। जब परीक्षण करने की तैयारियों की गई तो हर बार अमेरिकी गुप्तचर विभाग ने भारतीय योजनाओं का पता लगा लिया। 8 परमाणु परीक्षणों की योजना बनाने और इनका गुप्त रूप से ये परीक्षण लेने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही मिला। 6 अगस्त 2002 संबंध सुधारने के प्रयास। 1999 में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का निश्चय किया। इस दिशा में उनका पहला कदम था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर तक की बस यात्रा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वाजपेयी थी मीनारे पाकिस्तान ली गए, जो इस बात का प्रतीक था कि भारत ने मोहम्मद अली जिन्ना के विरासत सिद्धांत पर आधारित पाकिस्तान के सृजन को स्वीकार किया है। वस्तुतः इस तरह की अनुपुष्टि की कभी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि पाकिस्तान के सृजन के प्रति प्रारंभिक विरोध के पश्चात हिंदू महासभा समाज के और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक में प्रमुख शासक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन को रद्द करने के बारे में भी कभी कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कहा था कि स्वतंत्रता के 50 वर्षों के पश्चात क्षेत्र में मानचित्रण का समय क्षेत्र के भूगोल में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं। मई 1999 में दोनों राष्ट्रों के बीच कारगिल युद्ध हुआ। जब दोनों प्रधानमंत्री अपने द्विपक्षीय संबंधों को भविष्य की चर्चा कर रहे थे, पाकिस्तानी सेना युद्ध की तैयारी कर रही थी। यह युद्ध महत्वपूर्ण था अभूत स्थिति को बदलने का प्रयास पाकिस्तानी इसे भारत के साथ एक सौदाबाजी करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त कर सके। फिर भी पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में एक रक्तहीन तख्तापलट में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पदच्युत कर दिया। इसके फलस्वरूप पाकिस्तान से संबंधों को सामान्य करने के सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। भारत ने अपने पारंपरिक तरीके में एक सैनिक सत्ता प्राप्ति के प्रति प्रतिक्रिया की। भारत ने तब सार्क की बैठक का बहिष्कार किया और यह भी बीड़ा उठाया कि पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल से निलंबित करवाया जाए। भारत ने शांति की दिशा में दूसरा प्रयास तब किया जब वाजपेयी ने 2001 के शुरू में परवेज मुशर्रफ को बातचीत करने के लिए आगरा में बुलाया।
यह वार्ता असफल रही क्योंकि जनरल मुशर्रफ कश्मीर के कथित मूल मुद्दे को मजबूत करने के लिए अपनी शर्तों पर अड़े रहे। पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने वहां की सभी सरकारी संस्थाओं पर अधिकार कर लिया था। उनके शासन के अधीन सीमा पार आतंकवाद को 1989 से भारत पाकिस्तान संबंधों का विनाश कर रहा था। और अधिक बिगड़ गए जब 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत की संसद पर हमला करने की कोशिश की और हमारे शीर्ष नेताओं को खत्म करना चाहा। सौभाग्यवश हमारे सुरक्षा बलों ने संसद के अंदर एकदम बाहर आतंकवादियों से गला तोड़ने वाली की और 5 पाकिस्तानियों को मार गिराया। भारत ने इस्लामाबाद से अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश और पश्चिमार्गों के सभी संपर्क तोड़ दिए। भारत सरकार ने विश्व की एकमात्र विद्यमान महाशक्ति अमेरिका से अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए हैं। आत्म भारतीय गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का प्रश्न अक्सर उठाया जाता है। इसी दौरान पाकिस्तान अमेरिका की तालिबान शासन और अफगानिस्तान में अल कायदा के विरुद्ध लड़ाई में पूरा सक्रिय सहयोग करने का वास्ता करके एक बार फिर से अमेरिका के करीब आ गया है। जैसा कि हमने देखा जब विश्व में दो आदर्शवादी आर्थिक और राजनीतिक और प्रत्येक अन्य स्तर पर सर्वोच्चता के लिए गहन रूप से मुकाबला कर रहे थे, तब गुटनिरपेक्ष ध्रुव विश्व में एक बच्चे की भांति अबोध था। लेकिन एक ध्रुव की समाप्ति से विरोधी सैनिक गठबंधनों की प्रासंगिकता और विश्व के प्रत्येक राज्य को किसी न किसी एक गुट में शामिल करने की प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है। गुटनिरपेक्षता का एक पक्ष भी है, वह यह है कि गुट से संबद्ध राष्ट्र सामान्यतः नेता राष्ट्र के सिद्धांत के साथ काम करता है, लेकिन गुटनिरपेक्ष देश निर्णय लेने संबंधी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखता है। इस अर्थ में भारत अभी भी अपनी निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बनाए हुए है। दूसरे अर्थ में शीत युद्ध के दौरान भारतीय गुटनिरपेक्षता सोवियत संघ की ओर उन्मुख थी, लेकिन अब रूस स्वयं अपने पूर्व विरोधी के नजदीक जा रहा है, तो यदि भारत भी अमेरिका की ओर बढ़ता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे पहले शीत युद्ध के दौरान नीति निर्माताओं की सामान्य अनुक्रिया होती थी कि भारत का सोवियत संघ की ओर इतना अधिक झुकाव नहीं है, बल्कि सबके साथ एक समान है। इसी तरह यदि अमेरिका भारतीय राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में मददगार हो सकता है, तो भारत द्वारा अमेरिका के साथ घनिष्ठ सहयोग से काम करने में कुछ भी गलत नहीं है। वैसे भारत यूरोपीय संघ, फ्रांस और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर बहुमुखीय विश्व की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई है और तीव्रता से दक्षिण पूर्वी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। भारत यूरोपीय संघ, आसियान, जापान और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादा निकट जाने की ओर भी अग्रसर हुआ है। 2003 तक चीन भारत संबंध में सुधार होना शुरू हो चुका है।